ब्रिटेन ने मैक्सिमम कंट्रीज को अपना कॉलोनीज बनाया था। और यहाँ पर आप देख रहे हो ब्रिटेन का जो शासन था भारत, अफ्रीका, इंडिया, अफ्रीका वगैरह के कई एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो वहाँ जो फ्रांस ने जो इक्वालिटी, समानता, आज़ादी और न्याय का जो सिद्धांत पूरे विश्व को दिया, तो उससे जो सारे देशों में एक लोग जागरूक होने लगे। और जो तानाशाही या जो भी सरकारें थी वहाँ पर उनके अगेंस्ट उन्होंने लोगों ने अपना आंदोलन चलाया। एंड दे बिकम डेमोक्रेटिक। वुमेन्स जो थी उनको अभी तक राइट टू वोट नहीं मिला था, वो वोट नहीं दे सकती थी। और इवन आप देख रहे हो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो बहुत ही विकसित देश है वहाँ पर भी जो ब्लैक से काले लोग थे 1965 तक वोट नहीं दे सकते थे। तो ये सब जो स्ट्रगल थी डेमोक्रेसी के लिए, चाहते थे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब हर किसी को वोट देने का अधिकार, मैन और वुमेन हर किसी को हो। इवन 1947 तक वुमेन्स को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये डेमोक्रेसी जो थी, इस टाइप की भी डेमोक्रेसी उस टाइम यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1900 में न्यूजीलैंड वाज द ओनली कंट्री, सिर्फ जो 1900 तक न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पर हर किसी एडल्ट को वोटिंग राइट्स थे। पर आप जब पीछे देखते हो तो डेमोक्रेसी जो थी एस्टेब्लिश होती है बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 1900 के बाद एस्टेब्लिश हुई। एशिया और जो अफ्रीकन, मैनी एशियंस एंड अफ्रीकन the countries they were colonized by the Britain। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अवर कंट्री वाज वन ऑफ द फ्यू कॉलोनीज वेयर पीपल कैरिड अ नेशनल स्ट्रगल हुई लोगों और देश को आज़ाद कराने के लिए। उन्होंने 1947 में दे गॉट देयर इंडिपेंडेंस। वेस्टर्न अफ्रीका में जो घाना कंट्री है, घाना जो कंट्री है वो यूज टू बी ब्रिटिश कॉलोनी, गोल्ड कोस्ट नाम से और ये इंडिपेंडेंट हुई 1957। इट वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज इन अफ्रीका टू गेन इंडिपेंडेंस। ये पहली कंट्री थी अफ्रीका में जहाँ पर वो इंडिपेंडेंस उसने उसको मतलब स्वतंत्रता मिली। इट इंस्पायर्ड और इसने प्रेरणा दी दूसरी कंट्रीज को, अदर कंट्रीज टू स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर देख रहे हो आप तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये दूसरी कंट्री जो जैसे एक नक्रूम एक पर्सन है जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना था एंड देन द प्रेसिडेंट ऑफ घाना, ही वाज अ फ्रेंड ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड इंस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेट्स इन अफ्रीका। अफ्रीका में डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए वो एक प्रेरणा थी। बट अनलाइक नेहरू ही गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। उन्होंने अपने को राष्ट्रपति निर्वाचित किया पूरी जिंदगी के लिए। तो soon after in 1966 he was overthrown by military। तो घाना में इंडिपेंडेंस जो डेमोक्रेसी जो एस्टेब्लिश हुई बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रही। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है आप देखते हो तो वहाँ पर प्रेसिडेंट का रूल होता है। नेपाल में भी जो नेपाल में भी यहाँ पर किंग गेव अप मैनी ऑफ हिज पावर्स टू बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क टू बी गाइडेड बाय इलेक्टेड लीडर्स। मतलब जो चुने हुए नेता हैं वो एक मोनार्की है वहाँ पर, किंग की जो मोनार्की, जो राजा है वो चुने हुए नेताओं के साथ मिलकर के ही शासन चलाता है। आप देखते हो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बार बार वहाँ पर राष्ट्रपति के शासन के कारण बार बार जो राष्ट्रपति का वहाँ पर शासन है और वो बार बार मिलिट्री क्या करती है वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है उसको ओवरथ्रो कर देती है, प्राइम मिनिस्टर को डिपोज कर दिया जाता है और दोबारा से ही फिर से प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। तो आप 1980 के बाद देखते हो इन सेवरल कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका में वहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज जो थी वो वहाँ पर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई। सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, मतलब जो यूएसएसआर थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, वो डिवाइड होगी और डिफरेंट कंट्रीज इवॉल्व हुई। तो यहाँ पर पोलैंड की स्टोरी से जब देखते हो कि सोवियत यूनियन ने वहाँ पर कम्युनिज्म को बहुत फैलाया हुआ था और
finally in 1991 Soviet Union it breaks down into different countries. तो यहाँ पर कम्युनिज्म भी काफ़ी कम हो गया, वहाँ पर कम्युनिज्म का कंसेप्ट जो था काफ़ी कम हुआ, और जो पहले नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री थी तो वो अब डेमोक्रेसी वहाँ पर इस्टेब्लिश हुई। तो ये आप धीरे धीरे देख रहे हो कि कैसे यहाँ पर एक आप म्यांमार एक कंट्री है, म्यांमार प्रीवियसली नोन एज बर्मा, इट गेन फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल इन 1948 1948 में। हमारे देश के एक साल बाद देश के स्वतंत्र होने के एक साल बाद बर्मा को भी इंडिपेंडेंस मिली, ये डेमोक्रेसी बनी, पर डेमोक्रेटिक रूल जो था 1962 में ये ख़त्म कर दिया गया और मिलिट्री ने वहाँ पर शासन कर लिया। इन 1990 इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, 1990 में फिर से इलेक्शंस हुए, और वहाँ पर जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी आंग सान सुई की ही शी ये लेडी थी आंग सान सुई की, उसको मिला वो इलेक्शन जीत गई, और उसको उसने वहाँ की वो प्रेसिडेंट बनी, और उसको बहुत सालों तक उसको जेल में रखा गया था। देन वो वो डेमोक्रेसी के स्ट्रगल में तथा वहाँ पर लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए वो कोशिश करती रही, और देन द म्यांमार इट गॉट इंडिपेंडेंस अगेन इन 1990। तो डेमोक्रेसी एट अ ग्लोबल लेवल, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ग्लोबल लेवल मीन्स कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के लिए ये सब कन्वर्सेशन इज दियर बिटवीन द पीपल। तो यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं होती हैं जो एस्टेब्लिश करने के लिए डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए वो प्रयत्न करती हैं, ताकि कि पूरे विश्व में लोकतंत्र की स्थापना हो और लोग अधिकारों को। तो आप यहाँ पर देख रहे हो एक और चीज़ है, who makes laws and rules to govern the seas that do not fall within the boundaries of any country। अब देखते हो अब पूरा विश्व है, एक पूरा विश्व है, और वो अपनी उसकी अपने मतलब जैसे कोई भी एक कंट्री है, वो अपनी कंट्री में जो कुछ हो रहा है उसको पूरा गवर्न करती है कि क्या हो रहा है, उस पर चेक रखती है। पर अगर पूरे विश्व पर कौन चेक करता है, तो यहाँ यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन एक संस्था है, उसको स्थापित किया गया था, उसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, और ये ग्लोबल एसोसिएशन है, पूरे विश्व की संस्था है जो कि क्या करती है, पूरे विश्व में शांति, सुरक्षा, आर्थिक प्रगति और सामाजिक समानता के लिए प्रयास करती है। यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल जो है, इसका चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक करती है, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा जो परिषद है, एक ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है, इसकी स्थापना विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के बाद की गई थी। It is responsible for maintaining peace and security among countries देशों के बीच में शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए इसका इस मकसद से यूनाइटेड नेशंस में यूएनओ की स्थापना की गई थी। और इसका आईएमएफ भी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जब भी पूरे विश्व में किसी को भी जब बाढ़ या प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स को फेस करना पड़ता है, तो विश्व में तो इसकी वर्ल्ड बैंक जो है या आईएमएफ जो है, ये लोन्स देता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को कंसर्निंग गवर्नमेंट को ये बता भी देता है कि वो अपनी सारे अकाउंट शो करे और कैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को चेंज करे, ताकि वहाँ पर आर्थिक प्रगति हो सके, और डिफरेंट डिफरेंट जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनमें वो और डेवलपमेंट के लिए प्रयास करते हैं आईएमएफ। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो, यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल भी है, सुरक्षा परिषद है, वहाँ पर उसके 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। इंडिया भी उसके लिए ट्राई कर रहा है एक मेंबर बनने के लिए। 10 other members are elected by the General Assembly for 2 years term. Real power is with 5 permanent member, 5 उसके परमानेंट मेंबर हैं,
ये सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के, और इनके पास वीटो पावर होती है। अगर कोई भी जैसे वीटो पावर मीन्स कि जैसे देखिए आप यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं, जो ये यूनाइटेड नेशंस यूएनओ जो है, ये जो संस्था है, क्या इसके जो डिसीजंस है, निर्णय डेमोक्रेटिक होते हैं, मतलब लोकतंत्री होते हैं, मतलब हर किसी को पूरा बेनिफिट मिलता है इनसे? तो हम यहाँ पर देख रही हूँ, एवरी वन ऑफ द 192 मेंबर्स कंट्रीज ऑफ द यूएन हैज वन वोट। यूएन की जो जनरल असेंबली है, जनरल जो सभा है, वहाँ पर हर कंट्री को एक वोट मिलता है। ये रेगुलरली ईयर